जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन मैथमेटिक्स में। और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फर्स्ट चैप्टर का ये आपका सेकंड टॉपिक आप कह सकते हो। इसके पहले मैंने यूक्लिड डिवीज़न पर बेस्ड जितना भी एप्लीकेशन था वो सारा पिछले वीडियो में जितना भी सारा का सारा वीडियो डाला हुआ है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जितना भी एप्लीकेशन था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था वो मैंने सारा करवा दिया था। और उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और ये भी ये भी टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आपको मैं बता दूं, CBSE ने आपका पोर्शन सिलेबस इस साल के लिए फॉर द सेशन 2021 टू 2022 आपका सिलेबस जो है वो आपको दे दिया है। अभी तक तो कुछ भी रिडक्शन नहीं है सिलेबस में, लेकिन उम्मीद है कि सिलेबस रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो चिंता ना करें, अभी तो कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे, बट सिलेबस मेरा ख्याल है कि सिलेबस कम करेगा, रिड्यूस करेगा अगर यदि स्कूल नहीं खुलती है तो। फिर भी जो भी सिलेबस है अभी हम लोग पढ़ के क्लियर करते हैं उसको, एंड देन फिर आगे चलते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गया। और कारण ये है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बहुत तो ठीक ठाक थी, लेकिन ऑडियो की क्वालिटी सही नहीं थी। तो मैंने मैक परचेज़ किया है, बोया का मैक मंगवाया, यही सारा फेमस है, तो जिसकी वजह से आपको ऑडियो की क्वालिटी अच्छी मिल सके ताकि आप बेहतर ढंग से मेरी कॉन्सेप्ट को समझ सको। सो दैट आते हैं ज़्यादा ना बात करते हुए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या है। इसको अभी भूल जाओ, इसको क्या है आप भूल जाइए इसे। ठीक है, ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है भूल जाइए। पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है ये आप 8 क्लास से इवन 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? लाइक लेट अस टेक अ नंबर दैट इज 48। सो जब आप 48 को 48 ले रहे हो तो 48 का मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो इस 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा? 24, फिर से 2, 12, फिर से 2, 6, फिर से 2, 3। So 48, the prime factorization of 48 is 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So this is the prime factorization of 48. ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 48 का। तो अब हम अगर यदि बोले कि ये जो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2 into 2 into 3 है, क्या इसके अलावे भी कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है 48 का? क्या कोई बंदा ऐसा बोल सकता है कि नहीं हम तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into समथिंग ये लिखेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो आप लिख नहीं सकते। ठीक है, सो दिस इज ओनली द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। यही एक प्राइम फैक्टराइजेशन है 48 का। इसके अलावे कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन 48 का नहीं होने वाला। ओके, दूसरा होगा ही नहीं। कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये पहले हम इसको सिंपली बोलते थे ना कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कर दीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट इसको पता है क्या कहता है? इसको बोलता है LCM निकाल लीजिए। दिस इज नॉट द LCM। ओके, दिस इज नॉट द LCM, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। अब 10 क्लास में इसी को अच्छे से नया नाम दे दिया। ठीक है, अच्छे से क्या एक्चुअल में था यही, पहले नेमिंग नहीं किया हुआ था। पहले क्या था, बचपन में आप उतना तो जान नहीं पाओगे, पता नहीं ये फंडामेंटल क्या है, स्टैंडर्ड नाम था इसका। पहले तो हम लोग सिंपल पढ़ते थे दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, बट इसका नाम है कि जब हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में उसको ब्रेक कर देते हैं, सो दिस इज ओनली द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। मतलब क्या हुआ? सीधी से आप ठेठ भाषा में समझिए, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो जो आया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है
कि किसी भी कंपोजिट नंबर का 48 इज अ कंपोजिट नंबर, ओके, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसी को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में करोगे, जो ऑलरेडी प्राइम है उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे करोगे, नहीं कर सकते। सो जब आप 48 यानी किसी भी कंपोजिट नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसको ब्रेक करो, उसको एज अ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो तो वो यूनिक होगा। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। किसी भी नंबर का, दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम, इट मीन्स द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर का ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को आप अगर यदि देखो, वही चीज है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहे हैं अब हम ये स्टेटमेंट आपको समझा रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब क्या हुआ, 48 का ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, अलग नहीं है। अपार्ट फ्रॉम, यहाँ के बाद देखिए, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। इसका मतलब ये है कि अगर यदि मैं 48 को कोई बंदा ऐसे लिख दे कि 3 × 2 × 2 × 2 × 2 तो गलत थोड़े ना होगा। कोई बंदा फिर से ऐसे लिख दे कि 2 × 2 × 3 × 2 × 2, ठीक है, इस तरह से लिख दे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो आप प्राइम फैक्टर में प्रोडक्ट में जो प्राइम नंबर्स आप लिखे हो उसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है कि 2 पहले आएगा देन 3 आएगा, पहले छोटा नंबर आएगा फिर बड़ा नंबर आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पहले आप 3 से ले जाओ इसको, तो पहले 3 भी लिख सकते हो। 5 अगर दी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम 50 का करें तो आप 5 से स्टार्ट कर सकते हो, 5 × 2 ये लिख सकते हो, या 2 × 5 × 5 लिख सकते हो, कुछ भी। मतलब कि यहाँ पर यही कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच, मतलब उसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, द प्राइम फैक्टर्स अकर, जिस प्राइम फैक्टर में वो जिसको आप लिख रहे हो उसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो बताओ, तो ये पहले से नहीं जानते थे? जानते थे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने कौन नहीं जानता? 10 क्लास में थोड़े ना सीखना है इसको, 8 क्लास में सीख चुके हैं, 7 क्लास में सीख चुके हैं। बस इसका यहाँ नाम है कि दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ओके। सो इसमें ये हमारा थ्योरम हो गया, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। प्रूफ आप एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो कि यही हमारा प्रूफ है। अब आप इससे रिलेटेड जो 10th क्लास में बोलोगे सर इसका क्या यूज है, इससे रिलेटेड जो 10th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1 से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, उसको वो मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन में इस वीडियो में इसमें बताता हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज कहाँ है, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन है, show that any number of the form 4 to the power n where n belongs to n can never end with the digit 0। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 के पावर में आप कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए, ठीक है। सो देखो n belongs to n, दिस इज द साइन ऑफ belongs to 11th में जैसे जाओगे सेट थ्योरी में ये आप पढ़ोगे। This is the sign of belongs to and n denotes the set of natural number, ठीक है। क्लास 11th का जब वीडियो बनेगा तो इसमें आपको सेट जब पढ़ाया जाएगा, इसी चैनल पर आपको 11th और 12th की भी वीडियो मिलेंगी, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर है ना उन सारे का सेट मिलकर ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट बनता है। तो यहाँ पर ये जो n है हमारा, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है। मतलब 4 टू द पावर में आप कुछ भी लिख दो, 1 इवेंट 4 टू द पावर 2 4 टू द पावर 4 कुछ भी लिख दीजिए वो, और उसको अगर भी आप मल्टीप्लाई करो, जैसे 4 का पावर 2 है तो 4 4 जा 16 आएगा। यानी कि 4 के पावर में आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख करके उसको सिंप्लीफाई करो,
तो वो कभी भी जीरो पे ख़त्म नहीं होगा, उसका यूनिट डिजिट जीरो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है, इसको आप प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ कीजिए। होगा तो वो तो हमको भी पता है नहीं होगा, बट क्यों नहीं होगा ये आप हमको प्रूफ करके बता दीजिए, ठीक है। तो इसी को हम प्रूफ करते हैं। देखिए इसको प्रूफ कैसे होगा, बड़ा ही आसान सा प्रूफ है, भले देखने में बड़ा अजीब लग रहा है बट बड़ा ही आसान प्रूफ है। इसको हम देखिए, मैंने बोला एक चीज आप ध्यान रखिए, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इस प्रूफ में ही लिखना है आपको कि इफ 4 टू द पावर n एंड विथ 0 देन, अगर यदि 4 टू द पावर n को 0 पे खत्म होना है देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। देखो बड़ा ही सिंपल, अगर यदि इस 4 टू द पावर n को 0 पे ख़त्म होना है, किसी भी नंबर 4 टू द पावर n को अभी आप भूल जाओ, किसी भी नंबर को अगर यदि 0 पर ख़त्म होना, उसका यूनिट डिजिट 0 हो, तो उसका जो प्राइम फैक्टर होगा ना, उसका फैक्टर जो होगा वो 5 आना ही चाहिए, तभी वो 0 पे ख़त्म होगा। क्योंकि 5 2 के साथ या 5 4 के साथ, ये सब के साथ किसी के भी साथ मिल करके ये 0 का यूनिट डिजिट में 0 का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि यहाँ पे 4 टू द पावर n है तो इसके फैक्टर में हमेशा 5 आना चाहिए। जब 5 आएगा तभी वो एंड विथ 0, मतलब वो 0 पर ख़त्म होगा, ठीक है। हम 4 टू द पावर n की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा अब यहाँ सोचोगे सर 5 टू द पावर 3 में तो ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। यहाँ हम बोल रहे हैं किसके फैक्टर में, 4 टू द पावर n के फैक्टर की बात कर रहे हैं, नॉट इवन 15 की फैक्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं, 4 टू द पावर n के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो 4 टू द पावर n मतलब 4 पे कुछ भी पावर आप चले जाओ तो उसको एंड विथ 0, अगर यदि वो 0 पर उसे ख़त्म होना है तो उसके फैक्टर में 5 होना ज़रूरी है, क्योंकि 5 जब तक मिलेगा, जब मिलेगा तभी हमारा 0 बनेगा, ठीक है। तो अब अगर यदि बट, लेकिन बड़ा दिक्कत यहाँ ये है कि बट 4 टू दी पावर ये जो n है, इसको अगर यदि आप फैक्टर में तोड़ो तो 4 को आप 2 टू दी पावर n लिख सकते हो, सॉरी 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हो, कि रेज टू दी पावर में n लिख सकते हो। तो यही तो हमारा 2 टू दी पावर क्या आ गया, 2n हो गया। मतलब इसको जब हम प्राइम फैक्टर में तोड़ें, इसे जब हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक किए तो आया 2 टू दी पावर 2n, 2 टू दी पावर 2n। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर देखो तो 2 ही आया है, 5 आया कहाँ। सो दैट यहाँ पर जो हम प्राइम फैक्टर किए तो इससे ये पता चल रहा है कि सो दैट 2 इज ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n। यहाँ पर जब हम इसको प्राइम फैक्टर किए तो 2 टू द पावर 2n तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही इसका प्राइम फैक्टर आया, इसके अलावे तो कोई दूसरा आया नहीं, 2 3 5 कुछ नहीं आया, ठीक है। 3 तो आएगा तो वो तो होगा ही नहीं वैसे भी, ठीक है। बट इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि 4 का जो फैक्टर है वो 2 के अलावा कोई नहीं आया। तो अब इसमें स्टेटमेंट ही सिर्फ आपको लिखना है कि ऑल्सो, अब आपको देखिए, और इसका जब हम प्राइम फैक्टर किए तो आया हमारा 2 टू दी पावर 2n, और इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आल्सो वी नो दैट, हम यहाँ पे लिखेंगे कि आल्सो वी नो दैट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम लोग क्या जानते हैं, दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है वो यूनिक होता है, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4n।
इसका मतलब कि 4 टू द पावर n का 5 कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका फैक्टर तो 2 है। और इसके अलावे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है इसके अलावे कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता, सो दैट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n। और जब 5 इसका फैक्टर नहीं होगा तो हेंस लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0, कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। इसका मतलब कभी भी 4 टू द पावर n इसके यूनिट डिजिट पर 0 कभी नहीं आ सकता। ओके, तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके हम इस तरह से एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि सो दैट बस सिर्फ और सिर्फ 6 टू द पावर n करके 6 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n कैन नेवर एंड विद 0। एकदम सेम प्रोसेस होगा, उस क्वेश्चन को भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें मुझे बताना था फंडामेंटल थ्योरम। हाँ, एनसीईआरटी से ये सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 का आप समझ सकते हो, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही है। ठीक है, इसमें आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक मिल गया, इससे रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन बता दिया। एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा 6 टू द पावर n वाला जो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है। ठीक है, हाँ अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिए होगे या फिर लिख रहे होगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी और है जो कि वो भी आप पहले ही पढ़ चुके। फर्स्ट चैप्टर में मैंने बोला ना, फर्स्ट चैप्टर में अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वो पहले ही पढ़ चुका है, उसमें कोई नया नहीं है, सिर्फ यहाँ नाम बदल गया है। ठीक है, अब देखिए एक सिर्फ रिलेशन याद रखिएगा जो कि आपको पता है पहले से, बस थोड़ा सा आप जान लीजिए, जो कि आप जानते हो क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम एचसीएफ से ही रिलेटेड यहाँ पे भी आ गया है ना, कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, टू गिवन नंबर आप कर सकते हो, टू गिवन नंबर्स, दो दिए हुए नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो उसी के प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, उसी के ये वाला, मतलब कि उसी के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब अगर यदि मैंने बोला कि लेट ए कॉमा बी बी द टू नंबर्स, दो नंबर मैंने ए और बी ले लिया, तो ए और बी जब दो नंबर लिए तो ए और बी का आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो। टू नंबर्स कैसा है, टू कंपोजिट नंबर आप कह सकते हो, बी टू, यहाँ पे हम नंबर कैसा नंबर है, कंपोजिट है। ठीक है, कंपोजिट हो या नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई भी दो नंबर का, किसी भी दो नंबर का आप ले लो, क्या है, प्राइम भी हो सकता है, उसका भी एलसीएम एचसीएफ निकलता है, ये ऐसा थोड़े ना, कंपोजिट नहीं बोलो, कोई भी नंबर का। तो आप इन दोनों का जब आप एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो, तो प्रॉपर्टी ये कहता है नंबर का कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दैट मीन्स ए इंटू बी जो होगा, ठीक है, ए इंटू बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए और बी के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, तो ये एक रिजल्ट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी से, तो ये एक रिजल्ट था। ठीक है, तो रिजल्ट समझ में, उम्मीद है कि ये रिजल्ट भी समझ में आ गया होगा। इसके पहले में भी 7-8 क्लास में भी ये रिजल्ट है आपका। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तब आपके पास शुरू में एकदम स्टार्टिंग में चला जाना चाहिए ताकि आप देख सको। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।